हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये नाइन्थ क्लास के लिए हमारी पहली क्लास है आज। और इस क्लास में हम नाइन्थ क्लास की जो फोर्थ पोइम है, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो पोइम है उसको स्टेंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके पोइट के बारे में कुछ जानकारी है वो पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पोइम का नाम है लेक आइल ऑफ इनिस्प्री। इसको आइल पढ़ेंगे भी। इसको क्या पढ़ना है आपको? आइल। क्या पढ़ना है? आइल। आइल ये आइलैंड होता है ना, आइलैंड, उसकी शॉर्ट फॉर्म मान सकते हैं इसको। इसका मतलब भी टापू ही होता है। टापू, आइलैंड यानी टापू, और इस आइलैंड भी क्या होता है? टापू। लेकिन ये आप सब जानते हैं झील। इनिस्प्री ये जगह का नाम है भैया। क्या है? ये जगह का नाम है। सो पोइम का नाम हमने देख लिया। अब इस पोइम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? पोइम द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री बाय विलियम बटलर ईस्ट। पोइट का नाम है, ये आयरिश पोइट है, आयरलैंड के पोइट हैं ये, जिनको शॉर्ट में WB यीट्स बोलते हैं। WB यीट्स। दिस वेल नोन पोइम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ये प्रसिद्ध जो पोइम है, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? ढूंढना, खोजना। पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। पीस यानी होती है शांति, ट्रैंक्विलिटी ने भी क्या होती है? शांति या एकाकीपन, एकांत। लॉन्गिंग यानी होती है इच्छा। लॉन्गिंग मीन्स इच्छा। तो ये जो पोइम है, इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है किस चीज़ की? कि वो शांति की तरफ जाए। शांति कोई लेडी नहीं है, शांति, पीस जिसे हम कहते हैं। शांत माहौल में जाए, एकांकी जो माहौल है उसमें जाए। और ये माहौल किसका बताया जा रहा है? एकांकी माहौल, शांत माहौल, इस इंस्प्री नाम की जगह का। इंस्प्री ए प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। इंस्प्री वो जगह है जहाँ पे इस राइट पोइट ने अपने बचपन के समय में बहुत समय बिताया है। दिस पोइम इज ए लिरिक। ये जो पोइम है क्या है? एक लिरिक है। अब लिरिक क्या होती है? व्हाट इज ए लिरिक पोइम? नीचे लिखा है, पढ़िए आप। ए लिरिक पोइम इज ए फॉर्मल टाइप ऑफ पोइट्री विच एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशन और फीलिंग, टिपिकली स्पोकन इन फर्स्ट पर्सन। इसमें क्या होता है? जो पोइट होता है, लिरिक जो पोइम होती है वो देखो छोटी पोइम होती है, ब्रेविटी होती है उनमें, हैव ब्रेविटी एज ए फंक्शन। जो लिरिक पोइम होती है उनमें ब्रेविटी होती है। ब्रेविटी का मतलब होती है संक्षिप्तता, ब्रेविटी। छोटी होती हैं पोइम, उनको गाया जा सकता है। और इनमें क्या होता है? मेनली जो थॉट्स होते हैं ना, इमोशंस होते हैं, वो क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं। इमोशन कैसे होते हैं? पर्सनल। पोइट के खुद के इमोशन होते हैं, खुद की फीलिंग होती है। स्पोकन इन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप जानते हो, प्रोनाउन में पर्सन पढ़े हैं आपने। पर्सन कितने होते हैं अभी? रिवाइज कीजिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? I N V। सेकंड पर्सन होता है यू, ही सी इट, इट, और प्लूरल है तो दे। ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपसे, तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ। फर्स्ट पर्सन हूँ लेकिन लिरिक नहीं कर रहा मैं। क्यों नहीं कर रहा? अपने इमोशन नहीं बता रहा, जो चीज़ लिखी है वो समझा रहा हूँ आपको। फर्स्ट पर्सन I और V होते हैं। जो सुन रहा होता है बात, वो क्या होता है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में ये बातें कर रहे होते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। ओके। तो ये जो पोइम है, इस पोइम में जो पोइट है WB यीट्स, उसने अपनी खुद के जो इमोशन है, खुद की जो फीलिंग्स हैं, वो इस पोइम में बताई हैं। देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं। जो पोइट है WB यीट्स, ये लंदन में रहते हैं। कहाँ रह रहे हैं? लंदन में। और लंदन एक बिजी सिटी है, तो वहाँ की जो भागदौड़ है, हसल एंड बसल है, उससे वो परेशान हो गए। अब वो कहाँ जाना चाह रहे हैं? ऐसे शांत माहौल में जहाँ उसको शांति मिले, सुकून मिले, ऐसे माहौल में जाना चाह रहे हैं। और तब उसको याद आता है उसके जो बचपन के दिन थे गांव में। ये जगह है, ये कंट्री साइड है, ग्रामीण इलाका है, और इसमें एक टापू है इंस्प्री।
टापू है और वहाँ पे जगह इंस्प्री। तो कवि ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे जो बचपन में शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, वो अब मिल सकता है। तो ये कल्पना की जा रही है इसमें। जा नहीं रहा पोइट, लेकिन बैठा बैठा सोच रहा है ये। नेक्स्ट, अब जो पोइट है इसके बारे में देख लेते हैं। विलियम बटलर ईस्ट, इनकी ये DOB और DOT लिखी है। DOD डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये लिखी हुई है। ईयर लिखा है, एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी है। 1865 में इनका बोर्न होता है, 1939 में ये पास अवे हो जाते हैं। नेशनलिटी कहाँ की इनकी? आयरिश है। आयरिश मतलब आयरलैंड के हैं। वन ऑफ आयरलैंड्स ग्रेटेस्ट पोइट, आयरलैंड के सबसे जो महान पोइट्स हैं उनमें से एक हैं। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है भाई। अवॉर्डेड इन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1923, 1923 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था वो इन्हीं को मिला था। और इनकी स्टाइल कैसी है? लिरिसिज्म। इनकी जो पोइट्री है, पोइम है, वो गाने वाली हैं। सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म का मतलब होता है संकेतवाद, संकेतवाद जिसमें संकेतों का प्रयोग किया जाए। एंड डीप कनेक्शन टू आयरिश माइथोलॉजी। माइथोलॉजी होती है पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथाएं जो पहले के ग्रंथ हैं उनमें जो लिखी हुई हैं वो। और जो आयरिश माइथोलॉजी है वो भी इनकी जो पोइट्री है उनमें देखने को मिलती है। एंड लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी जो नेचर के अलग अलग दृश्य हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, टापू हैं, आइलैंड्स हैं, ओशंस हैं, ये लेक है, रिवर है, ये इनकी जो पोइट्री है इनमें देखने को मिलते हैं भाई। स्टाइल नोन फॉर हो गया, ये स्टाइल होगी इनकी। अब हमारी जो पोइम है इसमें क्या कंटेक्स्ट है इस इंस्प्री से? द पोइम वॉज रिटन इन 1888। पोइम 88 में लिखी गई, 1888, वैन यीट्स वॉज लिविंग इन लंडन। जैसा मैंने आपको बताया कि 1888 में ये पोइम लिखी गई और उस समय जो पोइट था वो लंदन में रह रहा था। एंड फीलिंग नोस्टैल्जिक फॉर द पीस। नोस्टैल्जिक यानी होता है किसी की याद आना, पुरानी बातें, जो अच्छी आपकी फीलिंग्स हैं, अच्छी मेमोरीज हैं, उनकी याद आना। और लंदन के इस बिजी माहौल में रह के इस पोइट को क्या हो रहा है, अपने बचपन के जो दिन थे, सुकून भरे दिन थे, प्लेजर वाले दिन थे, उनकी याद आ रही है। पीस ऑफ हिज चाइल्डहुड हॉलीडेज इन कंट्री सिलोंगो आयरलैंड, ये जगह का नाम है भाई। कंट्री यानी ग्रामीण क्षेत्र है, सिलोगो आयरलैंड में, नियर लो गिल। द इंस्पिरेशन ऑफ द इंस्प्री। ये इंस्प्री रियल में कोई जगह नहीं है, जगह तो ये है काउंटी सिलोगो आयरलैंड। इसने संकेत के रूप में, सिंबल के रूप में क्या यूज कर लिए? इंस्प्री नाम यूज कर लिया है। और ये इंस्प्री नाम किसके लिए यूज होगा? इसके लिए, कंट्री सिलोगो आयरलैंड के लिए। ये हमारा कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट क्या है? संदर्भ है कि ये पोइम किस चीज को बता रही है। सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? कोर आइडिया क्या है? देखिए, द पोइट्स इंटेंस लाइफ लॉन्ग डिजायर, अत्यधिक इच्छा, तीव्र इच्छा, लाइफ लॉन्ग, टू स्केप द नोइजी, टू स्केप द नोइजी स्ट्रेसफुल सिटी लाइफ। जो पोइट है उसका ये इरादा है, इसकी उसकी ये दृढ़ इच्छा है कि वो जो सिटी की जो लाइफ है, नोइजी है, नोइजी मीन्स स्ट्रेसफुल यानी तनाव भरी, नोइजी यानी भीड़ भाड़ वाली, शोर शराबे वाली जो उसकी लाइफ है लंदन में, और सिटी भी कौन सी है? लंदन। उसको छोड़ के, स्केप यानी होता है भाग जाना, छोड़ के चले जाना, उसको तो छोड़ना है। एंड रिट्रीट टू द आइसोलेटेड पीसफुल एंड नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ इंस्प्री। और इस लंदन वाली जो भागदौड़ वाली लाइफ है इसको छोड़ के वो कहाँ जाना चाहता है? रिट्रीट यानी पीछे हटना चाहता है। पीछे का मतलब जैसा उसने बचपन में टाइम बिताया वैसा टाइम अभी भी बिताना चाह रहा है, पीसफुल टाइम। आइसोलेटेड रह के, आइसोलेटेड यानी बिल्कुल अकेला रह के, नेचर के पास में, नेचर प्रकृति है उसकी जो सिंप्लिसिटी है उसके पास में रह के वो कहाँ जाना चाह रहा है? इंस्प्री में। और इंस्प्री रियल में कोई जगह नहीं है, इसको सिंबल के रूप में यूज किया है। डायरेक्ट उसने किसका नाम नहीं लिखा? इस काउंटी सिलोंगो आयरलैंड में जो जगह है उसका नाम नहीं लिखा, उसने क्या नाम लिखा है? ये इंस्प्री। और इसकी टोन कैसी है? जो पोइम है इसकी टोन कैसी है? डीप लॉन्गिंग, तीव्र इच्छा वाली है। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया नहीं होता है वही जो अच्छी यादें हैं, मेमोरीज हैं, उनको रिमेम्बर करके उनको दोबारा से पाने की जो इच्छा होती है, घर की याद आना, वो वाली। पीसफुल यर्निंग, यर्निंग यानी होती है तड़प,
तो शांति के लिए जो पोइट है वो इस पोइम में क्या दिखा रहा है, अपनी तड़प शो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम स्टेंजा वाइज पोइम का एक्सप्लेनेशन। आई विल अराइज एंड गो नाउ, पोइट कह रहा है आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्प्री, कि मैं खड़ा हूंगा अभी और अभी कहाँ चला जाऊंगा, इंस्प्री में चला जाऊंगा। खड़ा होके कहाँ चला जाऊंगा मैं, इंस्प्री में चला जाऊंगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, और वहां जाके एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा। वहां जाके क्या बनाऊंगा, एक छोटा सा केबिन ऑफ क्ले एंड वेटल मेड। वेटल क्या होता है देखिए, लास्ट में जो ग्लोसरी है उसमें लिखा होगा वेटल। वेटल्स क्या होते हैं देखो, वेटल ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल। आपने सुना होगा, अपन हिंदी में कहते हैं जो टाटी बनाते हैं या बाड़ बनाते हैं ना, तो उसमें क्या किया जाता है, जो स्टिक्स होती हैं उनको ऐसे रख के, ऐसे रख के, ऐसे किसी चीज को ढकने की, या ऐसे दीवार सी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, लकड़ियों को ऐसे, जो गीली लकड़ियां होती हैं उनको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे इस चेस वाली फॉर्म में रख के, चेस बोर्ड की फॉर्म में रख के ऐसे ऐसे क्या किया जाता है, फिर इनको बांध दिया जाता है, फिर क्या बना दी जाती है, एक दीवार सी बनाई जाती है। तो ये कह रहा है, हिंदी में हम टाटी बोलते हैं इसको, अपनी भाषा में बोलते हैं टाटी, बनाते हैं ना पशुओं को ऐसे रखने के लिए, सर्दियों में उनसे सर्दी से बचाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ये वेटल्स कहा जाता है इंग्लिश में। अगली ग्लेड, ग्लेड यानी क्या होता है, साफ करना, साफ करके बड़ा स्पेस, खुला स्थान बनाना, साफ करके। लिनिट, इसमें आएगा लिनिट। लिनिट एक पक्षी है भाई, बर्ड है, स्मॉल ब्राउन ग्रे बर्ड विद ए शॉर्ट बीक। एक ब्राउन और ग्रे कलर का छोटा पक्षी है जिसकी जो चोंच होती है, बीक होती है, वो क्या होती है, शॉर्ट, छोटी होती है। इस पक्षी का भी जिक्र आएगा। तो ये हमने पहले देख ली, अब वापस आते हैं हमारी फर्स्ट स्टेंजा में। पोइट क्या कह रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्प्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल मेड, कि वहां मिट्टी से और ऐसे लकड़ियों को गूंथ गूंथ के क्या बनाऊंगा, दीवार, और उससे मैं क्या बनाऊंगा, एक छोटा सा केबिन, छोटी सी झोपड़ी। केबिन को हम झोपड़ी समझ सकते हैं। 9 बीन रोज विल हैव देयर, और वहां पे क्या करूंगा, नौ नौ की कतार में, ऐसे कतार में, बीन होती है सेम की फलियां, ऐसे कतार में सेम की फलियां उगाऊंगा। फलियों का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, वहां पे फसल उगाएगा। आई हैव देयर, आई हैव देयर ए हाई फॉर द हनी बी, और वहां पे मेरे पास क्या होगा, एक हनी बी होगा। हनी बी यानी हाई, हाई यानी होता है छत्ता, और हनी बी यानी होती है मधुमक्खी। वहां पे मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा। एंड लिव अलोन इन द बैड लाउड ग्लेड, बी लाउड ग्लेड, बी लाउड का मतलब मधुमक्खियों की आवाज से भरे वातावरण में, खुले वातावरण में मैं वहां पे क्या रहूंगा, अकेला रहूंगा। ठीक है, ये तो लिटरल हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन आगे लिखा है, ये देखिए क्या कर रहा है। पहले स्टेंजा में जो पोइट है वो क्या कर रहा है, प्लान टू स्केप, जो लंदन की भीड़ भाड़ वाली जो लाइफ है, उसकी हसल बसल वाली लाइफ है, उससे भागने का क्या कर रहा है, ये प्लान कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है, बिल्डिंग ए सिंपल लाइफ। और जो सिटी की जो फैशनेबल लाइफ है, बिजी लाइफ है, उसको छोड़ के वो कौन सी लाइफ बनाना चाह रहा है अब, सिंपल लाइफ। और ये बात हमें किससे पता चली, देखो, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्प्री, पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में ये जो लाइन आई है, इसमें यही बात हो रही है कि इसमें क्या है, इसका फ्रेम रिजोल्यूशन है, निश्चय। रिजोल्यूशन यानी क्या होता है, निश्चय, निश्चय। और फ्रेम यानी होता है मजबूत, दृढ़। एक मिनट, रिजोल्यूशन यानी निश्चय, और फ्रेम यानी क्या होता है, दृढ़, ये मजबूत। तो पहली जो स्टेंजा है उसकी जो फर्स्ट लाइन है, उसमें जो पोइट है वो स्केप करने का फ्रेम रिजोल्यूशन शो कर रहा है। नेक्स्ट, ही प्लान्स टू बिल्ड ए स्मॉल सिंपल केबिन ऑफ क्ले एंड वेटल मेड, और वहां जाके वो क्या करना चाहता है, ये प्लान कर रहा है, गया नहीं है, बैठे बैठे प्लान कर रहा है कि वहां जाके क्या बनाएगा, एक छोटा केबिन बनाएगा जो किसका, क्ले और वेटल का बना होगा। वेटल यानी ऐसे लकड़ियां होती हैं, स्टिक्स होती हैं, उनको जोड़ जोड़ के क्या बनाई जाएगी, दीवार, और फिर उनको दीवार, उसको ढकने के लिए उस पर क्या लगा देगा, क्ले, मिट्टी लगा देगा। क्ले यानी होती है मिट्टी। He will live alone and practice self-sufficiency. What is the meaning of self-sufficiency? Tell me.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी? सफिशिएंसी, सेल्फ, सेल्फ का मतलब स्वयं, सेल्फ मीन्स स्वयं, और सफिशिएंसी यानी होता है निर्भर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। वहां जाके क्या करना चाहता है? अकेले एकांत में रहना चाहता है और ये अभ्यास करना चाहता है जिससे क्या हो सके? सेल्फ सफिशिएंट हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है। और ये बात किस में वो हो रही है? सो देखो, शहर में रहता है तो हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड है, खाना भी दुकान से लाते हैं या होटल से लाते हैं, सारे काम क्या किए जाते हैं? दूसरों पे निर्भर होते हैं इनके। लेकिन यहाँ रह के क्या बनना चाहता है? सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है। और ये बात किस में शो हो रही है? 9 बीम रो विल आई हैव देयर ए हाई फॉर द हनी बी, कि वहां पे मैं क्या उगाऊंगा? फसल उगाऊंगा, मधुमक्खी पालन करूंगा, हाई। अब देखो, होगा ऑटोमेटिक भी वहां पे, नेचुरली भी कोई मधुमक्खियों का छत्ता होगा, लेकिन ये कह रहा है कि मैं वहां जाके फसलें उगाऊंगा, मधुमक्खियों का पालन करूंगा, तो क्या बनेगा इससे? ये सेल्फ सफिशिएंट बनेगा। ही विल लिव इन द मिडिस्ट ऑफ द नेचर। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहाँ रहना चाहता है? प्रकृति के बीच में रहना चाह रहा है। लिसनिंग टू द बी साउंड, मधुमक्खियों की जो साउंड है, आवाज है, उसको सुनना चाहता है। और ये किस में क्लियर हुआ है? एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, कि ऐसा वातावरण, ऐसा परिवेश, ऐसा खुला स्थान जिसमें मुझे क्या सुनाई दे? मधुमक्खियों की आवाज सुनाई दे, ऐसे परिवेश में मैं रहना चाहता हूं। इसलिए मैं उठूंगा और उठ के क्या करूंगा? सीधा कहां जाऊंगा? इनिस्प्री में जाऊंगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर 2, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। क्रिकेट होता है गिरगिट, झिंगूर भी कहते हैं इसको, झिंगूर। झिंगूर क्या करता है? इसकी टक 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 की आवाज होती है भैया, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे ये बोलता है। और ये कहाँ मिलता है ऐसा? जहाँ पे वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है उसमें मिलता है ये कह रहा है आई शैल हैव सम पीस देयर, और मैं वहां जाके क्या प्राप्त करूंगा? शांति प्राप्त करूंगा, मुझे शांति मिलेगी। ये जो शहर की भागादौड़ वाली जो लाइफ है, इससे मुझे शांति मिलेगी। फिर आगे कह रहा है फोर, फोर का मतलब है यहाँ पे क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो शांति होती है वो अचानक से नहीं आती है। शांति होती है, पीस होती है, वो अचानक से नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है, ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग। वेल यानी होता है घूंघट, घूंघट। और ये घूंघट किसका बताया जा रहा है? इस मॉर्निंग का, विद द क्रिकेट सिंग, की जो शांति होती है वो धीरे धीरे आती है। और जब सुबह के समय पे सुबह होती है तो ऐसा लगता है कि जो मॉर्निंग है, सुबह है, वो अपना घूंघट उठा रही है और क्रिकेट गा रहा है वहां पे मुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। नेक्स्ट, द मिड नाइट्स ऑल ए ग्लिमर, और जो मध्य रात्रि होगी, रात का समय होगा, जब मध्य रात्रि होगी, तब मुझे चारों तरफ चमक दिखाई देगी, तारों की, तारों से भरा आसमान दिखाई देगा। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय में मुझे क्या दिखाई देगा? पर्पल ग्लो, बैंगनी कलर का प्रकाश है वो दिखाई देगा मुझे। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लीनेट्स विंग्स, अब विंग है ये पूरी बॉडी को शो कर रहा है भाई। ओनली विंग का मतलब यहाँ पे पंख नहीं है, विंग यानी पंख होता है, लेकिन यहाँ पे पंख नहीं है, ये लीनियट है इसकी पूरी बॉडी को। अब बिना बॉडी के तो विंग भी दिखेंगे नहीं। कह रहा है कि शाम के समय में मुझे क्या दिखेगा? मेरा जो, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इंस्प्री में, वो जो पूरा माहौल है, पूरा वातावरण है, पूरा एनवायरनमेंट है, वो किससे भर जाएगा? लिनिट पक्षियों से। मेरे चारों तरफ क्या रहेंगे? लिनिट पक्षी। तो मैं किसके सानिध्य में रहूंगा? नेचर के सानिध्य में। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर 2, द साइट एंड साउंड ऑफ पीस। अब देखो, ये वहां पहुंच गया, मान लो, सोच रहा है बैठा बैठा राइटर, ये जो पोइट है वो सोच रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री में जाऊंगा। पहले स्टेंजा में उसने प्लानिंग बना ली है छोड़ने की, लंदन को छोड़ने की, वहां पहुंचने की। अब ऐसा मानो पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद उसे क्या क्या मिलेगा वहां पे? नेक्स्ट, साइट एंड साउंड पीस, कि वहां उसको क्या क्या दृश्य दिखेंगे? साइट यानी दृश्य, और वहां पे क्या क्या साउंड उसको सुनाई देंगे? द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ इंस्प्री, सेंसरी यानी
सेंसरी मीन्स होता है ऐसे मन से रिलेटेड, सेंस संवेदनाओं से रिलेटेड, इससे रिलेटेड संवेदनाओं से, भावों से रिलेटेड। तो इसको उसके जो इंस्प्री में जाएगा तब इसके भावों को क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या अनुभव होगा, वो बता रहा है ये। द पोइट डिस्क्राइब द डीप सेंस ऑफ पीस ही विल फाइंड देयर। पोइट बता रहा है कि मैं इंस्प्री में पहुंचूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, गहरा भाव मिलेगा, गहरा इमोशन मिलेगा, किसका, पीस का, शांति का। एंड सेल आई हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स टू मोर कम ड्रॉपिंग स्लो। इसमें लिटरेरी डिवाइस भी है भाई, पर्सोनिफिकेशन। जो पीस है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अमूर्त विचार है पीस, लेकिन उसको ऐसे बताया जा रहा है कि वो इंसान की तरह धीरे धीरे आएगा। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पर्सोनिफिकेशन। पीस इज डिस्क्राइब्ड एज समथिंग दैट कम्स ड्रॉपिंग स्लो। पीस को ऐसे दिखाया जाता है जो इंसानों की तरह धीरे धीरे आता है, इसलिए इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन। इमेजेस भी यूज हुई हैं भाई इसमें। जब आपको देखो इसमें बताया गया है कि जब सुबह होगी तो ऐसा लगेगा कि सुबह क्या कर रही है, अपना घूंघट उठा रही है, क्रिकेट वहाँ पे गाना गा रहा है। मिडनाइट होगी तो ग्लिमर दिखेगा, मुझे चमक दिखेगी आसमान में, ये आते ही तारे दिखेंगे। ये सोचते ही आपके माइंड में मैप बन रहा है, ऐसे आपको इमेज दिख रही है कि तारे दिख रहे हैं भाई। जो मून होगी उसमें पर्पल ग्लो होगा, इवनिंग होगी उसमें चारों तरफ क्या होंगे, मेरे लिनेट पक्षी होंगे। तो ये लाइन है, इनको सोचते ही हमारे माइंड में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ऐसे जो बात बताई जा रही है उसकी इमेज बन रही है, इसी को क्या बोला जाता है, इमेज, इमेजरी। फ्रॉम मॉर्निंग मिजेस्ट क्लाउड, मॉर्निंग में क्या होगा, क्लाउड होंगे, है ना। और जैसे रात में उसमें क्लाउड हो गए और जैसे ही सुबह होगी तो वो क्लाउड हटेंगे। और ये क्लाउड है, इन्हीं को क्या बताया गया है, वेल ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का घूंघट। टू द साउंड ऑफ द क्रिकेट, जैसे ही क्रिकेट गाने लगेगा वो जो वेल है, वो जो बादल है वो हटने लगेंगे। मिडनाइट में ग्लिमर शो किया गया लाइट का, और नून में अ डीप रिच पर्पल ग्लो फ्रॉम द हीटर ऑफ सनलाइट। पर्पल ग्लो कैसे होगा, जैसे जैसे मॉर्निंग के बाद में टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे जो हीट है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए उसको पर्पल ग्लो बताया है। इवनिंग में साइट ऑफ द लिनेट ए स्मॉल बर्ड है फ्लाइंग विद द वाइब्रेंट विंग्स, वाइब्रेंट यानी चमकीले, अपने चमकीले पंखों के साथ क्या कर रहा होगा, वो उड़ रहा होगा। ये सारी क्या ही है, इमेजरी। द एंटायर स्टेंजा इज रिच ऑफ इमेजरी विजुअल एंड ऑडिटरी। इस पूरे स्टेंजा में क्या ही है, विजुअल यानी जो आंखों से देख सकें, ऑडिटरी यानी जो कानों से सुन सके। जैसे ये जो क्रिकेट था, इसके गाना, इसके द्वारा गाना गाना, ये ऑडिटरी है। ऑडिटरी यानी कानों से संबंधित, सुनने से संबंधित, विजुअल यानी आंखों से संबंधित, देखने से संबंधित। तो ये दोनों इमेजेस आई हैं इसमें दूसरे स्टेंजा में। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा में पहुंच गए हम, जो इसका लास्ट स्टेंजा है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, दोबारा से वही जो पहले स्टेंजा में कहा था, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, कि मैं उठूंगा और जाऊंगा हमेशा के लिए, रातों के लिए, दिन के लिए। यानी ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से छोड़ के भाग के परमानेंट जाके कहाँ बस जाऊंगा, इस फ्री में, क्योंकि वहाँ इसे क्या मिलेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, लैपिंग यानी होता है छप छप करना। ये कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, कि अगर मैं वहां पहुंच गया तो मुझे क्या सुनाई देगा, लेक वाटर छप छप करता हुआ, विद स्लो साउंड बाय द शोर। और जो किनारा है, शोर यानी क्या होता है, किनारा, वो छप छप करता हुआ पानी जब किनारे पे जाके टकराएगा वो साउंड मुझे वहां पे सुनाई देगी। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे। रोडवे यानी तो होता है पक्का रोड, पक्का रोड, और पेमेंट होता है कच्चा रोड। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, ये कह रहा है कि वो जो छप छप की आवाज है इंस्फ्री की, लेक के पानी की जो छप छप करेगा, किनारों से टकराएगा, वो आवाज मैं यहाँ पे भी सुन रहा हूँ। अभी लंदन में है पोइट, वो कह रहा है कि वो जो आवाज है वो मैं अपने मन में, अपने मस्तिष्क में यहाँ पे भी सुन रहा हूँ। इस पेमेंट पक्के रोड पे खड़ा होके भी क्या कर रहा हूँ मैं, वो अपने मन की गहराइयों में उस आवाज को सुन रहा हूँ। यानी पोइट है अभी भी कहाँ पे है, लंदन में ही है, लेकिन ये इमेज कर रहा है, कल्पना कर रहा है। इमेजिनेशन देखो इसका कहाँ पहुंच गया ये इमेजिनेशन में, और इसकी इमेजिनेशन में इंस्प्री पहुंच गया है। और इसकी जो इमेजिनेशन है उसमें ये क्या चाह रहा है कि ये जो लंदन की सिटी लाइफ है,
बिजी लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसको लीव करके लेफ्ट करके कहाँ पहुँच जाए, ये इंस्प्री में पहुँच जाए, उसके पीसफुल एनवायरनमेंट को एंजॉय करे, वहाँ पे परमानेंट बस जाइए। कॉन्स्टेंट लॉकिंग, कॉन्स्टेंट यानी लगातार, अभी जो पोइट है उसकी लगातार इच्छा है। द रियलिटी ऑफ द सिटी, इस लाइन में क्या बताई गई है, ये पूरा स्टेंजा इसमें क्या बताई गई है कि आपको सिटी होगी उसमें से नेचर के जो लैंडस्केप हैं, सीनरी है, वो देखने को नहीं मिलेगी, नहीं नेचर का आपको साथ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो सिटी होती है उनमें ज़्यादातर चीज़ें होती है मैन मेड होती हैं, ह्यूमन ने बनाई होती हैं, भागा दौड़ खुद उन्हीं में उलझा होता है। तो राइटर इन सब चीज़ों को छोड़ के किसके सानिध्य में, शरण में जाना चाह रहा है? नेचर की शरण में जाना चाह रहा है। द पोइट पुल्स बैक टू हिज करंट रियलिटी, पोइट कर रहा है उसकी जो वर्तमान जो वास्तविकता है उसको छोड़ के वापस जाना चाह रहा है। ही हियर्स द साउंड ऑफ द इंस्प्रीस इवन व्हेन ही इज अवे, कि वो इंस्प्री से बहुत दूर होने के बाद भी, लंदन और आयरलैंड, इंस्प्री एक्चुअल में जगह नहीं है इसके लिए, आयरलैंड का एक काउंटी जो आइजोलो जो जगह है उसके लिए ये कर रहा है, तो वो लंदन से बहुत दूर है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं लंदन दूर होते हुए भी क्या कर रहा हूँ, वहाँ के झरनों की, रिवर्स की जो साउंड है, जो कहाँ टकरा रहे हैं, शोर से टकरा रहे हैं, उसको मैं सुन रहा हूँ अभी भी। नेक्स्ट, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, रिपीटेशन ऑफ द डिजायर फ्रॉम स्टेंजा 1। इसमें भी उसकी वो जो इस लंदन को छोड़ के कहाँ जाने की, नेचर की शरण में जाने की जो उसकी जो लॉन्गिंग है, जो डिजायर है, इच्छा है, वो इस स्टेंजा में भी क्या हो रही है, प्रबल हो रही है, बढ़ रही है। स्टैंड ऑन द रोडवे, अब इस प्रबल इच्छा को करने की वो सोच रहा है, इसलिए वो कहाँ चला जाता है, रोडवे पे चला जाता है या पेमेंट ग्रे पे चला जाता है। ये रोडवे और पेमेंट ग्रे है ना, पक्की सड़क, ये किसका सिंबल है, सिटी का, सिटी लाइफ है उसका सिंबल है, कि अभी वो सिटी लाइफ में है, रोड पे खड़ा है यानी सिटी में है, लेकिन फिर भी उसको जो साउंड है वो कहाँ की सुनाई दे रही है, इंस्प्री की। ही हियर्स द नेचर साउंड ऑफ द आइलैंड, वो उस इंस्प्री की आइलैंड की जो नेचर की साउंड है उसको यहाँ भी सुन रहा है। आई हियर इट इन डीप, इन द डीप हॉर्स कोर, कि वो जो साउंड है इंस्प्री में हो रही है अभी भी, उसको मैं इस भागदौड़ भरी सिटी में इस रोड पे खड़ा होकर भी क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। इट्स सो द डिजायर फॉर पीस इज नॉट जस्ट ए पासिंग थ्रू बट एन इसेंशियल फंडामेंटल पार्ट ऑफ हिज बीइंग। इन लाइन में ये शो हो रहा है कि जो पोइट है उसकी जो शांति प्राप्त करने की जो डिजायर है वो केवल पासिंग थ्रू नहीं है, वो केवल समय बिताने के लिए या मनोरंजन करने के लिए नहीं जा रहा, बट इसेंशियल फंडामेंटल, इसेंशियल यानी अनिवार्य, फंडामेंटल यानी मूल, मौलिक, भौतिक, पार्ट ऑफ हिज बीइंग, उसके जीवन का, उसके इस जीवत्व का क्या है, एक हिस्सा है ये। उसके बिना वो खुद को क्या समझ रहा है, अधूरा समझ रहा है, इनकम्प्लीट समझ रहा है, इसलिए वो इस सारी चीज़ों को छोड़ के कहाँ जाना चाह रहा है, इंस्प्री में जाना चाह रहा है। नेक्स्ट, ग्लोसरी आपने देख ली, अब मेन थीम देख लेते हैं इसकी। मेन थीम क्या है, एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया। ये जो पोइम है इसमें एस्केपिज्म यानी होता है पलायनवाद, पलायन, मिनट, पलायनवाद, पलायनवाद का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के चले जाना, नकार देना, और नॉस्टैल्जिया होता है वो पुरानी जो यादें होती हैं, अच्छी अच्छी यादें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, उनको फील करना, एक्चुअली फील करना, वो होती है नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट, द पोएम इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू एस्केप द अपॉर्चुनिटी ओप्रेसिव सिटी, ओप्रेसिव यानी पीड़ादायक, दबाने वाली, कुचलने वाली, अत्याचारी, कि ये जो पोएम है, इस पोएम में इसकी जो मेन थीम है, इसमें ये कह सकते हैं हम कि ये जो पोएम है ये क्या कर रही है, उसकी जो डिजायर है, पोइट की जो डिजायर है किस चीज़ को छोड़ने की, इस अत्याचारी शहर को छोड़ने की, और कहाँ जाने की, इन्वायरमेंट में, सिटी के इन्वायरमेंट को छोड़ के जो प्रकृति का इन्वायरमेंट है उसमें जाने की है। रिटर्न टू रिमेंबर्ड आइडलाइज प्लेस ऑफ पीस, उसकी यादों में, उसके मन मस्तिष्क में जो उसको सुकून देने वाले स्थान है वो वहाँ जाना चाह रहा है पोइट। नेक्स्ट, दूसरी थीम क्या बता सकते हैं, नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन, प्रकृति और सभ्यता, इन दोनों के बीच में टकराव को भी दर्शाया गया है इसमें, कि जो सिविलाइजेशन है यानी जो मानव ने जो शहर बनाए हैं, नगर बनाए हैं, सिटीज बनाई हैं, उनसे, और जो नेचर है, जो
ह्यूमन ने नहीं बनाई है, गॉड क्रिएटेड है वो, उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट है। नेचर, नेचर इसमें किस चीज को शो करेगा, जो इंस्प्री है वो नेचर को शो कर रही है। रिप्रेजेंट पीस, सिंप्लिसिटी, सोलिट्यूड, शांति, साधारण, साधारणपन, सोलिट्यूड यानी एकाकीपन, एंड प्योरिटी, शुद्धता, इसको शो करिए। और सिविलाइजेशन, जो पेमेंट ग्रे आए हैं ना वो सिविलाइजेशन के हैं। भगवान हमें सड़क बना के नहीं देता, वो तो इंसान ने बनाई है। तो ये किसके प्रतीक है, सिविलाइजेशन के। सिविलाइजेशन यानी होती है सभ्यता, सभ्यता। रिप्रेजेंट नोइजी, रेस्टलेसनेस, मेटेरियलिज्म एंड मोनोटोनी। मोनोटोनी यानी होता उबाऊपन, नीरसता, नीरसता। रेस्टलेस यानी होता है जहां पे चैन न मिले, बेचैनी। नोइज, नोइज यानी शोर शराबे से भरा हुआ वातावरण। और मेटेरियलिज्म होता है भौतिकवाद, भौतिकवाद कि जो सिटी लाइफ होती है उसमें लोग क्या करते हैं, चीजें जोड़ते रहते हैं, पैसे कमाने हैं उनको, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इनके बीच में क्या शो किया गया है, कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट, द क्वेस्ट ऑफ इनर पीस। क्वेस्ट यानी इच्छा, आंतरिक जो शांति है उसकी इच्छा इस पोइम में क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है। द पीस फाउंड एट इंस्प्री इज डिस्क्राइब्ड एज स्लो and gentle, suggesting that true peace is not sudden, but a profound, gradual state of being found only in companion with nature। कि जो इस पोइम में जो शांति बताई गई है वो कैसी बताई गई, पीस वो अचानक से नहीं आती है, वो स्लोली आती है, ग्रेजुअली आती है, धीरे धीरे आती है। और वो कब आएगी, जब आप कंपेनियन होंगे, किसके, नेचर के। जब आपके साथ किसका साथ होगा, नेचर का साथ होगा, तभी ये जो प्रमुख जो शांति है वो आपके पास में आएगी। अदरवाइज आपको शांति नहीं मिलेगी। शहर में शांति कोई बिकती नहीं है भी। नेक्स्ट, पोएटिक डिवाइसेस देख लीजिए। पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले तो जो राइम स्कीम है वो देख लेते हैं हम। राइम स्कीम पूरी पोइम में ऐसे ही चलेगी भाई। देखिए स्टार्टिंग में चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। फर्स्ट स्टेंजा में देखिए आप, इंस फ्री, ई की साउंड आ रही है, ई। मेड, एड की साउंड है। हनी बी इंस फ्री, इन दोनों की राइम मिल रही है। इंस फ्री को ए दे दिया हमने सिंबल, मेड को बी दे दिया। हनी बी को दोबारा से इंस फ्री में साउंड मैच हो रही है तो इसको ए दे देंगे। और ग्लैड की साउंड किस में मैच हो रही है, मेड में, तो इसको बी दे देंगे। तो राइम स्कीम हर स्टेंजा की क्या आएगी, ए बी ए बी। अल्टरनेटिव राइम स्कीम है ए बी ए बी, ये राइम स्कीम है इसकी। हर स्टेंजा में चेक कर सकते हैं आप। सेकेंड स्टेंजा में है ये देखिए, स्लो, स्लो को ए दे दिया हमने। सिंग, सिंग को बी दे दिया हमने। ग्लो और स्लो राइम मैच हो रही है, ए। विंग और सिंग मैच हो रही है, बी। इसमें भी राइम स्कीम ए बी है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेंजा में और देख लीजिए, डे, डे को ए दे दिया सिंबल। शोर, डे में मैच नहीं हो रही तो इसको बी दे दिया सिंबल। ग्रे और डे मैच हो रही है, ए। कोर और शोर मैच हो रही है, बी। तो इसमें भी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी। ओके, अब और जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो देख लेते हैं हम इसमें। पोएटिक जो डिवाइस हैं, राइम आपने देख ली। राइम स्कीम क्या है, द पोइम फॉलो रेगुलर पैटर्न ऑफ ए बी इन ऑल थ्री क्वाट्रिन। क्वाट्रिन क्या होते हैं भाई, एक होता है कपलेट, एक मिनट, कपलेट, और एक होता है ये क्वाट्रिन। और भी होते हैं आपके लिए, अभी यही देखिए। कपलेट होता है कि कोई भी पोइम होती है उसमें दो दो लाइन के स्टेंजा होते हैं ना, दो लाइन, कितनी लाइन, टू लाइन्स। ए पोइटिक लाइन, ए पोइटिक स्टेंजा ऑफ टू लाइन, दैट इज कॉल्ड कपलेट, जिसको हिंदी में हम दोहा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, दोहा। दोहे में दो लाइनें होती हैं, इंग्लिश में जब वो दो लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं कपलेट। तीन लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं क्वाट्रिन। क्या बोलते हैं, क्वाट्रिन। तीन लाइनें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाट्रिन। और चार लाइनें होती हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चौपाई। क्या बोलते हैं, चौपाई। ओके, तो जो देखो टू लाइन,
स्टेंजा होता है, स्टेंजा, टू लाइन स्टेंजा होता है, उसको बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट। थ्री लाइन स्टेंजा होता है, थ्री लाइन स्टेंजा होता है पोइम का, उसको क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं क्वाट्रेन, नहीं थ्री लाइन को क्वाट्रेन नहीं बोलते भाई, एक मिनट, थ्री लाइन को बोलते हैं टर्सेट, टर्सेट। चार लाइन का स्टेंजा होता है उसको बोलते हैं क्वाट्रेन, क्वाट्रेन। हमारे इस पोएम में क्या ही है, चार चार लाइनें आई हैं, तो इसको क्या बोला इसने? क्वाट्रेन। फोर लाइन का स्टेंजा होता है उसको क्वाट्रेन बोला जाता है। वैसे ही फाइव लाइन का स्टेंजा होता है उसको क्वांटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिन। देखिए मैं आपको इसमें शो करता हूं, इस एक लाइन को तो छोड़ दीजिए आप, एक लाइन को तो क्या करना है आपको? छोड़ देना है। और किस में देखना है? पंक्तियों की संख्या दे रखी है, लाइन की संख्या दो होती है उसको कपलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कपलेट। तीन लाइनें होती हैं उसको टर्सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सेट। चार लाइनें होती हैं उस स्टेंजा को क्वाट्रेन बोलते हैं। पांच लाइनें होती हैं उसको क्वांटेन बोलते हैं, क्विंटेन। इसी का दूसरा नाम है राइम रोयल भी कहते हैं इसको। और छह लाइनें होती हैं उसको सेस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेस्टेट। और सात लाइनें होती हैं उसको सेप्टेट बोलते हैं, इसका नाम है राइम रोयल। क्या है? राइम रोयल भी है इसका नाम। और जो तीन लाइनों वाला है उसको ट्रिपलेट भी बोलते हैं, इंटरसेट के साथ में ट्रिपलेट भी बोलते हैं उसको। और आठ लाइनों का जो स्टेंजा होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। वैसे ही जो नौ लाइनों का स्टेंजा होता है उसको बोलते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये स्टेंजा वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। एक लाइन वाला स्टेंजा नहीं होता है, क्योंकि स्टेंजा दो लाइनों से मिलकर बनेगा, दो से कम होंगे उसको, ये लिख तो दिया मोनोस्टिच, लेकिन ये होता नहीं है। एक लाइन का स्टेंजा कोई नहीं बनेगा, उसमें कम से कम क्या होंगी? दो लाइनें। दो लाइनों का स्टेंजा होगा उसको कपलेट बोलेंगे, तीन लाइनों का स्टेंजा होगा उसको टर्सेट बोलेंगे, चार लाइनों का जो स्टेंजा होगा, टर्सेट का दूसरा नाम ट्रिपलेट भी है, चार लाइनों का स्टेंजा उसको क्वार्टरन बोलेंगे। ठीक है, पांच लाइनों का उसको क्वांटेन बोलेंगे, सिनिक्यून भी कहा जाता है इसको, सिनिक्यून। छह लाइनों का होगा उसको सेस्टेट बोलेंगे, सेक्सटेट भी बोलते हैं इसको। सात लाइनों का होगा उसको सेप्टेट बोलते हैं, इसका नाम राइम रोयल भी है। आठ लाइनों का होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं। नौ लाइनों का स्टेंजा होता है उसको बोलते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई स्टेंजा वाली। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा टर्सेट यूज हुआ है इस राइम में, पोइम में? कमेंट में बताना है आपको। इस पोइम में टर्सेट यूज हुआ है, सेक्सटेट यूज हुआ है, ऑक्टेव यूज हुआ है, स्पेंसरियन स्टेंजा यूज हुआ है, या क्वांटेन क्वाट्रेन हुआ है, या क्वांटिन हुआ है। लिखा हुआ है अभी आपके लिए। और इसकी राइम क्या होगी? ए बी ए बी। रिपीटेशन क्या हो रहा है इसमें? एक लाइन का रिपीटेशन हो रहा है, आई विल अराइज। फर्स्ट स्टेंजा में और थर्ड स्टेंजा में ये बात आई है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। एम्फेसाइज द डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरिंग नेचर ऑफ द डिजायर। इस लाइन में क्या शो किया गया है? डिटर्मिनेशन शो किया गया है पोइट का, कि वो दृढ़ निश्चय है, वो जाएगा कहाँ पे जाएगा, उसकी तीव्र इच्छा है कि वो नेचर की शरण में जाएगा। नेक्स्ट, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? किसी भी जो कॉन्सोनेंट जो लेटर है उसकी साउंड लाइन में क्या हो? रिपीट हो, बार बार में क्या हो? रिपीट हो। कंजिक्यूटिव वर्ड्स में एक छोड़ के हो सकता है, या अगले वर्ड में क्या हो, उसकी साउंड रिपीट हो, उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। इसमें देखो, लेक वाटर लैपिंग, एल एल की साउंड यहाँ तक, इसमें भी एल की साउंड रिपीट हुई है, इसमें भी एल की साउंड, और इसमें भी एल की साउंड। अगले वाले में एस की साउंड, और इसमें भी एस की साउंड रिपीट हुई है। इसमें क्या है? एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। हाई फॉर द हनी बी, इसमें एच एच की साउंड रिपीट हो रही है, देखिए एच एच एच, और यहाँ पे ये बी बी, इसमें भी क्या है? एलिट्रेशन। इमेजरी भी है इसमें, एक्सीलेंट यूज ऑफ सेंसरी डिटेल ऑफ पेंट्स एंड पिक्चर्स। इसमें जो सेंसरी डिटेल है, संवेदी अंग है, वो क्या कर लेते हैं? अपने आप ही माइंड में इमेज बना लेते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है। जैसे ऑडिटरी में बी लाउड ग्लेड, जो बी हैं उनकी जो साउंड है, उनकी जो भिनभिनाहट है वो सुनाई देती है। लेक वाटर लैपिंग हो रहा है, जो झील का पानी है वो छप छप कर रहा है,
इसकी भी क्या दे रखी है, इसमें इमेज आ रही है, ऑडिटरी होती है इमेज भाई, ऑडिटरी भी होती है, विजुअल भी। विजुअल में पेवेंट ग्रे है, मिडनाइट ग्लिमर है, पर्पल ग्रो है, वो मॉर्निंग वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से और जो फिगर स्पीच आए हैं वो आपको बता दिए, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है इसमें। मॉर्निंग वाले में भी मॉर्निंग को भी ऐसे महिलाएं होती हैं उनकी तरह क्या शो करते हुए दिखाया गया है। मॉर्निंग एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसको क्या शो करते हुए दिखाया गया है, घूंघट हटाते हुए, घूंघट हटाते हुए। और एक और था, उसमें क्या आ रहा है, जो पीस है वो धीरे धीरे कदमों से आ रही है। पीस तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसको ह्यूमन की तरह एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया, तो उसमें भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन। So in this way this poem has completed, and I thought ये पोइम आपको पसंद आई होगी। तो पोइम अगर आपको पसंद आई है तो पोइम को, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है, समस्या है पोइम से रिलेटेड, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर।